आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज की 3 बड़ी खबरें। तुर्की का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया हुआ है, तैयब अर्दोगान। इस दौरे से हम क्या हासिल कर पाएंगे, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे अपने रिपोर्टर सुमेरा खान से। दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त आपको हर जगह हेडलाइंस में नज़र आती है, आर्मी चीफ सहाफ़ियों के साथ बात नहीं करते हैं, वो DGISPR के ज़रिए बात करते हैं। लेकिन आज मुख्तसर तरीन बात हुई इमरान के ख़त पर। उन्होंने कहा जी मुझे कोई ख़त मिला नहीं, मिला तो हम प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देंगे और ये निज़ाम बेहतरीन चल रहा है। इमरान खान की तरफ से इसरार है कि मेरे खतूत की भरमार से आर्मी का दिल पसीज जाएगा और दुनिया बता पाएगी कि किस तरह इमरान खान ने निज़ाम के अंदर अपनी तहरीर से तब्दीली ले आए। लेकिन आर्मी चीफ के बयान के बाद इस तमाम मुद्दे पर आपको ठंडा पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। हम हनीफ अब्बासी साहब से पूछेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि वो इस ख़त व किताबत को कैसे देखते हैं। देखें, अगर एक सियासी जमात इसरार कर रही है कि उसने किसी न किसी तरीके से फ़ौज को इंगेज किया हुआ है और फ़ौज का सरबराह भले उनको इग्नोर ही कर रहा हो, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्या हुकूमत वक्त को परेशान होना चाहिए या नहीं। मिफ्ताह इस्माइल, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने कल एक पोल किया और 2 सवाल पूछे। एक तो उन्होंने इंतखाबात की सेहत के बारे में सवाल पूछा कि क्या नून लीग जो है वो सही सीटें जीत के आई है, और दूसरा सवाल इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर कन्विक्शन के बारे में पूछा कि क्या वो सही कन्विक्ट हुए हैं। दोनों सवालों के ऊपर मिफ्ताह के अपने ट्वीट्स पर मेजॉरिटी ने हाँ में जवाब दिया और ये कहा कि जी हाँ, नवाज शरीफ की जमात जो है वो सही जीत कर आई है। मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी कह रही है, और इमरान खान की कन्विक्शन भी ठीक है। मिफ्ताह ने उसके बाद अपने एक्स स्पेस के अंदर एक्सप्लेन किया कि कैसे जो नवाज शरीफ वाला जवाब है उसके अंदर तो नवाज शरीफ की मीडिया टीम ने कारकर्दगी दिखाई और नंबर बढ़ा दिए, लेकिन उनका मानना ये है कि उन्होंने अपना नुक्ता साबित कर दिया। इमरान खान के जो मानने वाले हैं वो उन सवालों के जवाब में जो कमेंट्स आए हैं उसके ज़रिए मिफ्ताह के बयान के मुताबिक बता रहे हैं कि उनका लीडर जो है वो करप्ट नहीं है। अब पोल ने तो पलटा दिया, सवाल का जवाब दे दिया। अब मिफ्ताह इस्माइल, जिनकी जमात तनकीद करती है मौजूदा निज़ाम पर और चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, नए इंतखाबात हों, वो इस पोल को कैसे देखती है। आज आर्मी चीफ ने जवाब दिया, गैर मामूली सूरत हाल है, सहाफ़ियों के साथ इंगेज नहीं करते, लेकिन इमरान खान के खतूत के हवाले से अब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला तो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूँगा, मुल्क ठीक चल रहा है। अब PTI ये इसरार कर रही है कि उनके खतूत का असर हो रहा है। हुकूमत वक्त के नुमाइंदगान इसको कैसे देखते हैं। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनका शुक्रिया उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब, को परेशानी है कि इमरान खान ख़त लिख रहा है और चीफ अगरचे रद्द कर रहा है, हाँ, लेकिन जवाब दे रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जिनको ख़त लिखा उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे तो मिला नहीं, लेकिन ये आप जहन में रखें कि ये ख़त लिखना जो है ये कोई, इसको आप गैर मामूली समझें। वजह उसकी मैं बताता हूँ वजह। नहीं सर, इसकी बैकग्राउंड है। देखिए, पहली बात यह है कि उन्होंने अपने लोगों से गिले शिकवे किए कि मैंने जो ट्वीट्स किए हैं और उसको आप भी रीट्वीट नहीं करते हैं। ये आपको पता है इस बात का? मेरे से ज्यादा आप हम उसकी रीच को देख रहे होते हैं कि और ट्वीट की रीच जो है कम होगी, वो कम होगी। ठीक है सर। अब ये गिले शिकवे करने के बाद जो हैंडलर्स हैं, जो बानी PTI के हैंडलर्स हैं, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं, ना अपनी पार्टी में से, ना कोई और तजिया निगारों में से या इंटेलेक्चुअल्स में से, जिसका डेली कोई ना कोई चीज़ बदल जाती है। कहते हैं कि नहीं जी आज जो मुज़ाकरात करेंगे, आज इस उधर से डाल के उधर से डाल दे। मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मैं फोकस हूँ। उनके हैंडलर्स वो हैं जो इस पाकिस्तान की सालमियत के दर पे हैं। ये मेरा ईमान है। आप माने ना माने, कोई माने ना माने, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है जी। और वही हैं जो BLA के पीछे हैं, वही हैं जो ख्वारिज के पीछे हैं। ये मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ, जरा इसको मैं एविडेंस के साथ पेश कर देता हूँ ना, ताकि बजाय इसके कि मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा अब ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं और मीडिया को दिए जा रहे हैं, पता है कि खाते नहीं जाना जगह पे, ठीक है जी, उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है कि मुल्क की सालमियत पे हमलावर और इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना, फौज को कमजोर करना। क्या वो तजवीज दे रहे हैं, सियासी तौर पर अपने ग्रीवेंस का इजहार कर रहे हैं, वही ट्रोलिंग कर रहे हैं। नहीं, तलत साहब वो फौज की ट्रोलिंग कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। ये है इस खत का बैकग्राउंड। खतूत ट्रोलिंग कैसे, मैं बताता हूँ। देखें सर,
वो दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं, दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं, और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको कह रहे हैं कि जैसे 2 साल से मीर जाफर, मीर सादक कहते थे ना, जो भी नाम देते थे वो फौज को देते थे ना, वो नाशिफ साहब को तो नहीं देते थे, वो शवाशिफ साहब को नाम नहीं देते थे। तो ये भी ये दुनिया को बता रहे हैं कि मेरा जो असल इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पामाली हो रही है, फलां हो रहा है, डींग हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी है, वरना खात तो वज़ीर आज़म को लिखें। वज़ीर आज़म आप सियासी बंदे आप ना, कह रहे हैं कि खत लिखने के बहाने इमरान खान फौज की वही ट्रोलिंग कर रहे हैं जो 2 साल से कर रहे हैं, और वो किसी और तरीके से कर रहे थे, और तरीका चेंज उन्होंने कर दिया। तरीका कार हैंडल्स ने चेंज करवाया है। देखे ना, इस तरीका कार से वो अपने फॉलोअर्स को भी जिंदा रखना चाहते हैं और गाली उधर ही निकालना चाहते हैं, बुरा भला उधर ही कहना चाहते हैं। इसमें तो कोई गाली नहीं सर जी, आप देखें तो सही तरीका कार तब्दील हो गया ना, तरीकाकार तब्दील हुआ है। अच्छा, आईएसपीआर से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें, बार बार ये कह रहे हैं, वही बात ना। ठीक है सर, मैं तो पढ़ के आया हूं ना, आप तो मेरे से ज्यादा पढ़ते हैं। और दूसरी बात सर, आप खारजा पॉलिसी को मेरे से ज्यादा समझते हैं, मैं तो फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट नहीं हूं, पॉलिटिकल वर्कर हूं। अभी भी आप देखें ना, दुनिया पूरी को जो मैसेजेस दिए गए या जहां से इनको शिकस्त हुई, जहां पे उम्मीदें रखी गई, कभी कहा गया अमेरिका हमें निकाल देगा, पहले तो उसके खिलाफ कहा गया जी उन्होंने हमें निकाला, फिर उन्होंने कहा कि हमें दोबारा आप लेके आए। अच्छा, अब उम्मीदें आपको दुनिया से हैं और फिर वहां पे आप जाते कहां पे हैं? देखिए, मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामजन है, इसमें मैं नहीं कह रहा, IMF MD भी कह रही है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट भी कह रहा है, और जो मॉनिटरिंग अदारे सारे के सारे हैं दुनिया के, वो ये कह रहे हैं। और जो हमारे इस वक्त इशारे हैं, यानी अगर आप रिजर्व्स पे जाएं, अगर आप तरसीलात ज़र पे जाएं, अगर आप अपना ये जाएं, अपना जो हमारा है इस वक्त हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, हमारा 22 से 12 पे आ गया, सिंगल डिजिट पे 2-3 महीनों में आ जाएगा। फिर आपको परेशानी क्या है इमरान? हमें तो परेशानी है ही नहीं, हमें क्या परेशानी तो उनको है जिन्होंने अपने ऊपर हमलावर हो गए हैं, वो हम पे हमलावर नहीं हुए। देखिए, इतनी इनसिक्योरिटी वो बानी पीटीआई फील करते हैं कि उन्होंने शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर की बारी है, मैं आपको दे रहा हूं, खबर दे रहा हूं, अली अमीन गंडापुर की बारी है, आज इसीलिए भी मुलाकात हुई है उनकी, हमाद अजहर की बारी है। ये सारे लोग जो शख्स भी, अच्छा इनका कसूर क्या है क्या नहीं है, ये इनके पार्टी का अंदरूनी। लेकिन मुझे आपके दोनों बयानात को साथ रख के आपसे पूछना, मुझे इसमें तजाद नजर आता है। एक तो आप फरमा रहे हैं कि फौज की ट्रोलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर इन्होंने हमला किया। वो दोनों में से दोनों बातें दुरुस्त नहीं हो सकती ना। एक तरफ वो पाकिस्तान पे हमलावर हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी पे हमलावर हैं। दोनों चीजें कैसे दुरुस्त नहीं हो सकती? पाकिस्तान पे हमलावर हैं, IMF के बाहर से लेके आज जो डोजियर उन्होंने कल दिया IMF को, वो पाकिस्तान का कोई पाकिस्तानी दे सकता है? मुझे बताएं तो सही। जो कोई पाकिस्तानी जो है उठ के IMF वर्ल्ड बैंक के बाहर जाके मुजाहरा कर सकता है? देखिए ना, पाकिस्तानियों के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है मुल्क की सालमियत, एक है 25 करोड़ लोगों की रोटी। दोनों पे कोई कंप्रोमाइज हो सकता है? मुझे ये बताएं। दोनों के ऊपर जब एक शख्स हमलावर हो रहा है तो वो किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। आपने उसको दीवार से लगा दिया ना, वो कहते दीवार से मुझे लगा दिया, दीवार के साथ तल्लत साहब दीवार के साथ क्या लगे? अभी तो वही कुछ नहीं, अभी तो हुआ कुछ नहीं। ना करे ना सर, इस तरह ना करे। देखिए मेरी बात सुने, हमने कैदें ली, सजाएं ली, मेरे लीडर ने ली, जिला वतनी काटी, सारा कुछ किया, लेकिन अपने मुल्क के ऊपर हमलावर नहीं हुआ, अपनी इकॉनमी के ऊपर हमलावर नहीं हुआ, अपनी मुल्क की सालमियत के ऊपर हमलावर नहीं हुआ, ना हम हुए। हमें जिंदान में डाला गया। यहाँ तो ये कहा जाता है, यहाँ तो हर वक्त जो है रात को पीटना, सुबह पीटना। अच्छा, अभी क्या हुआ मुज़ाकरात में? सर चले पूरी कौम को बता दें क्या मुज़ाकरात में ये हुआ कि मुल्क में मुझे जो है वो इस वक्त इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए थे, या मुल्क में जमहूरियत नहीं है, या अदालतें आज़ाद नहीं है, ये बातें ही नहीं हुई। खतूत में ये सारी बातें हैं। सारे नहीं, खतूत में मुज़ाकरात में ये बातें हुई, तल्ले साहब चले आप कौम को बता दें, नहीं हुई। वहाँ पे बताया गया जी बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दें, वहाँ पे बताया गया जी कि उनके खाने के लिए ये नहीं मिल रहा, अब उनको इतने घंटे नहीं छोड़ा गया, इतने घंटे। यानी ऐसा बयान झूठ पे मबनी किया जाता है। अभी देखें ना, ये जो आज़म स्वाति साहब, देखें लोगों को हम कैसे हटा सकते हैं, ओझल कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से जो लोगों के सामने आनी चाहिए थी। उसने कहा है कि जो करप्शन इस वक्त KPK के अंदर है, KPK के अंदर, ये आज़म स्वाति कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, आतिफ खान ने भी ये बात की है,
और वैसे तो आप आज़म स्वाति की बात को जिस तरह बड़ा वजन देते हैं। नहीं, वजन नहीं देते, वजन नहीं देते। लेकिन कल उठ के तल साहब अगर मैं कह दूंगा ना कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये उसका वेट ज्यादा होगा, तो उसका वेट ज्यादा होगा। बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो केपीके के अंदर है, एमएनएस कर रहे हैं, एमपीएस कर रहे हैं, अलीमीन गंडापुर कर रहा है। ठीक है जी। और अब इस वक्त पार्टी पूरी की पूरी चली गई है बेगम साहिबा के पास, सारी पार्टी पूरी टोटल उधर चली गई है। और अलीमा खान बाजी भी फारग होगी, हलीमा बाजी भी फारग होगी, हलीमा बाजी को भी काट दिया गया है। और कोई सलाम दुआ नहीं होती जब वो जाती भी हैं। मैं तो खुद वहाँ से किसी आप भी जर्नलिस्ट से पूछ लें कि सारी तवज्जो जो है वो बेगम साहिबा की तरफ होती है, लेकिन बहन आखिर बेचारी खड़ी रहती है, क्या करे। तो ये तो अगर इनकी हालत इतनी ही नागुफ्ताबे है जिस तरह आप फरमा रहे हैं, उसके ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव और हो सकता है। ठीक है। तो फिर तो इनके हमले जो हैं बड़े नाकारा किस्म के होंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि फौज की ट्रोलिंग, बैन अवी कैंपेन, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं ना। अच्छा। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी बड़ी बातें होंगी तो आप इनको बड़े बड़े नाम दे रहे हैं। देखिए ये बातें तो हैं, इसमें तो मैं कैसे कहूँ नहीं है। देखिए मैं आज यहाँ से भाग के लंदन चला जाऊँ और जाके अमेरिका बैठ जाऊँ या किसी और जगह बैठ जाऊँ, जो पाकिस्तान के अनदेखे दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, और वहाँ जाके मैं पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं गाली जैसे लोग दे रहे हैं जाके बैठ के वहाँ पे, तो क्या करोड़ों रुपए मेरे बैंक में नहीं आ जाएंगे? मुझे घर नहीं मिल जाएगा? गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो जाएंगी भाई? ये जो सारा दिन वो उधर बैठ के और ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, मैं भौंकने का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था, कहना भी चाहिए। मैं तो जब अपने लोगों को देखता हूँ ना किसी ऐसे शख्स को के बारे में, जी वो हमारे भाई हैं, तो वो इस तरह कह रहे हैं, जो पाकिस्तान पे हमलावर होता था, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? वो बेशक हमारे पाकिस्तान में से गया हो, जहाँ से भी गया हो, वो जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो भाईजान इस पाकिस्तान उनको बरतानिया ने तो नहीं बनाया ना, तो आपके यहाँ पे लोगों ने बनाया था। हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था ना? जिसने भी बनाया, तो उनसे मेरी बात सुने, नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बहुत सारों को बनाया होगा, एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया होगा, सियासी पार्टियों ने भी बनाया होगा। भाईजान जब मुल्क की बात आती है ना, तो लोग अपने आप को भी कुर्बान करते हैं। और किस्म के बन गए ना, ये नहीं और किस्म, मॉडल और किस्म का बन गया ना। जो मॉडल बन गया है, ये जो मॉडल बना है, ये मॉडल तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। रियासत से खेल रहे हैं आप, रियासत से खेलना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा होगा फिर अगर अलीमीन गंडापुर को हटा दें वहां से और जिसको मर्जी जिसको और लगाएंगे, निकाल दें, महमूद खान को लगा देंगे, महमूद खान को हटाएंगे, किसी और को लगा देंगे। मैं कहता हूँ ओहो, स्टाफ तो ऐसा ही लगाएंगे ना, उनके पास स्टाफ तो ऐसे ही है भाईजान। इसका असर फौज में पड़ेगा आपके ख्याल में? हुकूमत इसके बारे में परेशान है कि ये कैंपेन चल रही है, हुकूमत की कोई परेशानी नहीं है? आप नहीं, मैं समझता हूं अगर हुकूमत की परेशानी हो तो ये जो अपना डेलीगेशंस आ रहे हैं डेली पाकिस्तान के अंदर, अब तो अमेरिका कह रहा है हमने फलां से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करनी है, चाइना कहता है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, यूएई कहता है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये जो इस तरह मैंने से आपसे कहा कि अगर $3 अरब बाहर वाले भेजते थे, इनके सिविल नाफरमानी की तहरीक कहां गई? वो कौन सा पाकिस्तानी है जो कहता है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा ना हो? कभी हो सकता है? मुझे आप फांसी पे भी चढ़ा देना, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, दुनिया का कोई बंदा, पाकिस्तान का कोई बंदा हो, मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदा रहना चाहिए। लेकिन वो जाहिर है वो भी एक हमाकत से भरपूर। $3 अरब आता था ना। सुने, नहीं सर, $18 अरब। हाँ, मैं वैसे कह रहा हूं कि ये हमाकत से भरपूर कैंपेन चलाई रही रेमिटेंस की, क्योंकि उनको लोग जो है मुल्क के साथ साथ अपने बच्चों के लिए पैसे भेज रहे हैं। वो इमरान खान के थोड़ा सा मुझे इसमें ऐड करने दें कि यूके में बैठ के चलाई तो कितने % इजाफा हुआ यूके से? 36%। अच्छा, आपने कनाडा से चलाई 36%, अमेरिका से चलाई 46%, 56% कहां से सर? सऊदी अरब से। 46% कहां? यूएई। तो आप दुआ करें दोबारा कैंपेन चलाएं जी, आपकी तो सत्य खैरा होगी ना। देखिए ना, उसके बाद अगर आप समझ रहे हैं कि कैंपेन चलाएं। सर मेरे कहने पे उन्होंने नहीं चलाई ना, मेरे कहने पे बंद कर देंगे। तो आपको कोई परेशानी नहीं है? आर्मी चीफ ने जो वाज़ेह बयान दे दिया है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ चला जाएगा अगर खत आया तो यही स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है। लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्स इसलिए भी यही है कि हमें इस 25 करोड़ अवाम की रोटी की फिक्र है वज़ीर आज़म को। वो ये फिक्र नहीं है भाईजान कि खाते लिखा, खाते में क्या लिखा है जी, किसने खोला, ये थोड़ी है, हमें ये फिक्र नहीं। अच्छा, आपकी हुकूमत ने तो गवर्नेंस बड़ी ज़बरदस्त करनी थी। वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं असेंबली के ऊपर कि असेंबली के अंदर मिनिस्टर्स नहीं आते, फिर आपने काबीना को भी एक्सपैंड करना था, हम आपका नाम भी सुन रहे थे दूसरों के साथ। वो क्या हुआ है सारा प्लान बीच में? ये बात तो अगर ख्वाजा साहब ने की है तो मैं उनकी बहुत सारी बातों से आपको पता इत्फाक भी नहीं करता, लेकिन इस बात से इत्फाक कर रहा हूँ। देखिए, जिस चीज़ की जिम्मेदारी हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, सब अच्छे वाली बात ये
से तो बंदा सुन सकता है, सॉरी मैं लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर गया, शुभदाबाजों से तो सुन सकता है, लेकिन कहने से मुराद ये है कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो हर चीज़ को अच्छा नहीं कह सकता। ये बिल्कुल बात खाया साहब ने ठीक कही है कि जो लोग इस वक्त वज़ीर हैं वो नहीं आते। अच्छा, हमें इत्तेहादियों की तरफ से शर्मिंदगी का सामना करना हुआ। अपोजिशन ने तो खैर वैसे ही वो बाजू चढ़ाए होते हैं, उन्होंने तो एक बहाना बनाना है और उठ के चले जाना है, कोरम की निशानदेही करनी है, जो भी करना है। लेकिन हकीकी मानों में उन्होंने बात ठीक कही है और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर अभी लास्ट जो हुई है जिसके खाया साहब ने इशारा किया उस पर सख्त एक्शन लिया है। और आने वाली जो खुद 2 सिटिंग्स के अंदर आए हैं सिर्फ 9 में से खुद, क्योंकि आप देखें ना जी, उनकी जो मसरूफियत है, तल्लत साहब इस वक्त हंगामी सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, उनकी मसरूफियत जो है वो जिस कदर तेज़ी के साथ एक साल का कंपैरिजन अगर मैं 8 फरवरी 2024 और 8 फरवरी 2025 का करूं तो आपके पास टाइम नहीं है, वरना मैं सारी के सारे आपको यहाँ फिगर्स मिनिस्टर को डायरेक्ट तो कर सकते हैं ना। हाँ, डायरेक्ट मिनिस्टर को डायरेक्ट उन्होंने किया है कि इस इजलास के आने वाले इजलास के अंदर सारे लोग मौजूद हों। अगर नहीं होंगे तो बड़ी शर्मिंदगी का। और फिर दूसरी बात यह जो आपने एक्सपेंशन की बात की, उस पर मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि हो सकता है कि बात बनती हुई मैं ये कह दूं तो कोई मेरा कोई इंटरेस्ट, मुझे इन चीज़ों से मैंने पहले भी आपने जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपका नाम नहीं था और लोगों का भी नाम था। नहीं, ये सारी चीज़ें चेंज होनी थी। लेकिन अगर 3-3 4-4 वजारतें एक शख्स लेके बैठेगा ना तो वो डिलीवरी नहीं आएगी। 1 साल 11 महीने पहले ही मैं समझता हूँ कि इस तरह ज़ाया हो चुके हैं बहुत सारे कामों के, जो कि होने थे नहीं हुए और बहुत सारे काम हो गए। गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं, करप्शन के मामलात भी हैं, डिलीवरी ऑफ सर्विस के मामलात भी हैं। क्या ज़रूरी है कि आप मिनिस्टर हो तभी आप डिलीवर करें, या आप हल्के के नुमाइंदे के तौर पे भी काम कर सकते हैं? तो ये इशू बड़ा ज़रूरी है। आपके लीडर जो हैं पंजाब के इमरान से मिल रहे हैं जी, और वहाँ पे उनके ग्रीवेंसेस काफ़ी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बगैर ऑफिशियल सपोर्ट के नहीं, वो तो मुतल्लत भाई, जब मैं एमएनए नहीं भी था तो मेट्रो बनी है ना, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी यूरोलॉजी बना है ना। ये बात नहीं है, एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए लीडरशिप का हाथ ऊपर होना चाहिए। जहाँ तक रह गया कि आपने जो इशारा मेरे हल्के की तरफ किया है, पिंडी की तरफ किया है, उसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन ना मैं उससे अपने आप को जान छुड़ा सकता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन एक केस के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ जिस पे कमिश्नर रावलपिंडी जो है उसको इंक्वायरी कर रहे हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जगह थी, 3.5 अरब रुपए में वो बेची गई और बेचने के बाद फौरी तौर पे उसको रिवर्स भी कर दिया गया जब हमने शोर मचाया, क्योंकि मैं तो रोज उस हल्के अपने मेरे हल्के के अंदर मौजूद है। किसने किया सारा? तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, और किसने किया? और कोई बाहर से आके तो नहीं किसी ने किया ना, ये या कोई एक छोटा पटवारी नायब तहसीलदार तो नहीं कर सकता। तो उस पर कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो हमारे ऑफिसर हैं, मुझे उन पर पूरा उम्मीद है। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बना दी है, कमेटी नहीं बनाई बल्कि उसके ऊपर नज़दीक पहुंच गए हैं और चंद दिनों में पता चल जाएगा कौन कौन इन्वॉल्व। आपके हर एमएनए और हर एमपी को सियासी जमातों, और सिर्फ आपकी जमात तक नहीं, मैं कहूँगा कि हर जो सियासी जमात है उसके एमएनए और एमपीज़ जो हैं, चाहे वो मुमकिना एमएनए एमपीज़ हों या हकीकी हों, उनको ये काम करना चाहिए। आपने लीडरशिप की बात की, क्या आप चाहेंगे नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो हर हल्के के अंदर जाएं और वहाँ के डिविजनल लेवल के ऊपर भी बात करें, या लाहौर में ठीक है? नहीं तल्ले साहब, ये जो बात पहले आपने की, देखें मैंने एक दफ़ा आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि एक वक्त आएगा, अभी कबल इस वक्त बातें हैं कि अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन से पहले सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो मियां नवाज शरीफ के थ्रू हुई है, सारी की सारी, एक एक बंदे का इंटरव्यू, यानी जिसके घर में मतलब कि एक पॉलिटिकल वर्कर था ना जिसने अपने टिकट के लिए अप्लाई किया था, उसको भी मियां नवाज शरीफ ने सुना था, ठीक है ना। मैंने कहा था एक वक्त, अब देखें तमाम एमपीएस को मियां नवाज शरीफ साहब फर्दन सुन रहे हैं, हर शख्स। अब इसके बाद डिवीजन की बारी आएगी, यानी एमएनएस की बारी आएगी, फिर उसके बाद हो सकता है डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट में खुद मियां नवाज शरीफ साहब के विजिट। ये तो हो नहीं सकता कि पार्टी लीडर मौजूद हो और पार्टी का वोट बैंक तो सबको पता है मियां नवाज शरीफ के साथ मौजूद है। साल इंतजार क्यों करना पड़ा? तो साथ ही होना चाहिए। उसको जरूरत नहीं थी ना। देखिए हुकूमतें बन रही थी, फिर काम हो रहे थे। अभी अगर आप पंजाब के अंदर देखें तल्ला साहब, अगर बाकी सूबों के साथ कंपैरिजन करें तो साफ सुथरा पंजाब से लेके, स्कॉलरशिप से लेके, अभी जो सिंध और पंजाब की नोक झोंक हो रही थी ना, मुझे बड़ा खुशी हो रही थी। वो कह रहे थे इलेक्ट्रिक बसेस हमने पहले मंगवाई, दूसरा कह रहा था हमने मंगवाई। डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहस हो रही है। नहीं, एक सिर्फ आधा मिनट लूंगा आपका। ये हमने हॉस्पिटल बनाए, अब केपीके वाले का क्या कहेगा मरियम नवाज के सामने?
अगर मरियम नवाज ने स्कॉलरशिप दी है, साफ सुथरा पंजाब बनाया है, यहाँ पे खेलता पंजाब, उसने स्पोर्ट्स को फ़रोग देना शुरू किया है, रोड्स बना दिए हैं, हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस शुरू करते, तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे हमने इतनी दफ़ा अपना कैपिटल पे हमला किया, मैंने इतनी गालियाँ दी। पाकिस्तान के पंजाब की बात करें, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। मुझे आपने तस्वीर खींची है, मैं एक मरतबा जरा मैं, अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियोस भेज सकता हूं। नहीं, मैं वीडियोस, मेरे पास बहुत वीडियोस ही तो हैं हमारे पास। नहीं, मैं आपको साथ लेके जा सकता हूं। आप 10:30 बजे रात प्रोग्राम करूंगा, 10:30 बजे रात रावलपिंडी में गार्बेज दिखाना है, अपने कैमरामैन को भेज दें। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर सिर्फ रावलपिंडी का मामला नहीं है, मैं पंजाब के उन इलाकों से गार्बेज दिखाऊंगा, और इतना गार्बेज होगा इस्लामाबाद समेत कि आप कहेंगे कि मैंने ना ये ना ही कहा होता। मैंने कंपैरिजन किया है, मैंने दूध की नहरों की बात। ठीक, ओके, हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम जारी। आइए नाज़रीन, अब मिफ्ता इस्माइल उनके पोल की तरफ चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। असद बेग फाउंडर हैं मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का शुक्रिया। मिफ्ता साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो मेजॉरिटी ने तो इंडोर्स कर दिया कि इलेक्शन सही है, मेजॉरिटी ने यह भी इंडोर्स कर दिया कि इमरान खान को सही सज़ा हुई है। आपकी जमात तो इसके बिल्कुल बरक्स पॉइंट ऑफ व्यू लेती है इंतखाबात के हवाले से। आप असम्बलियों को धोखे की असम्बलियाँ कहते हैं, आप की अपनी स्पेस में अब लोग कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है, तो किस बात को माने? सर, मेरा मौक़िफ़ या मेरे ख्याल से आपका भी मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो तो पाकिस्तान में जो 24 के इलेक्शन हुए वो तो बहुत ज़्यादा धांधली शुदा थे, और आई थिंक नून के भी लीडरान टीवी पे भी ये मान चुके हैं कि इलेक्शंस धांधली शुदा थे। लेकिन जो उनकी जो इस्तदा होती है वो ये है कि ये कौन सा नई बात है, 18 के इलेक्शंस भी धांधली शुदा थे, जिस बात को हम एग्री करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये ग्रॉस धांधली शुदा है। मेरी जो कोशिश थी ये 2 पोल सामने लाने की, उसकी कोशिश ये थी कि एक, मैं नून के वोटरों को ये बताना चाहता था कि आप जो ये बात करते हैं वोट को इज्जत दो, तो आपने यकसर जो है वो अपना बयानिया छोड़ दिया और आपने बेईमानी के इलेक्शंस जीतने को कबूल किया, और इस वाले पोल में भी आपने बेईमानी के वोट डाले। वो तो खैर छोड़ दें उस बात को। ये कैसे पता है आपको? पीटीआई के दोस्तों को ये दिखाना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं पीटीआई के दोस्तों को भी ये बताना चाह रहा था कि आप जो सबके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं कि फलां करप्ट है और फलां करप्ट है और फलां करप्ट है, तो ज़रा सा आप अपने भी गरेबान में झांक के देखें कि आपके लीडर ने मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड वापस किए। ये बात तो तय है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो किसी मसलहत के तहत वापस किए थे या करप्शन नहीं थी, लेकिन वो सामने कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जेवरात भी लिए बेगम साहिबा ने, और बेगम साहिबा ने मराते भी ली और प्लॉट्स भी लिए। और तो मैं ये दिखाना चाह रहा था हमारे नून के दोस्तों को कि ना आपकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो वोट को इज्जत दो में मानती है, और पीटीआई के दोस्तों को कि ना आपके पार्टी के लीडर जो हैं वो एंटी करप्शन की इस किस्म की बुनियाद पे मानते हैं। वो मैंने दिखा दिया। अब जो बात है, मुझे आपने जो सवाल पूछा, मैं सवाल बना रहा हूं वो ये है, तो आप ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान वॉज गिल्टी 54%, वो ठीक है, वो पोल आपका ठीक है? नहीं, पोल तो दोनों ठीक है। मैं अपनी जगह पे मैं गुजारिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि मेरी दानिश के अंदर इलेक्शंस चोरी शुदा थे, और मैं समझता हूं कि ज्यादातर मिफ्ता साहब, ये पोल जो है आपकी दानिश जानने के लिए नहीं थे, ये अवाम की दानिश जानने के लिए थे ना, तो उन्होंने तो वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि आप गलत कह रहे हैं। जी, तो मैं तो आपको नहीं, मैं, हाँ, वो अवाम बिल्कुल ये कह सकती है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो अवाम का हक है ना। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इलेक्शन जो थे वो बेईमानी के थे। मेरे ख्याल से आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है, और तमाम ज़ी-शऊर पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्शन में चोरी हुई है। नून के लोग भी ये तो नहीं कहते कि इलेक्शन चोरी नहीं हुए थे, ये तो सबको पता है ना। हम तो बिनासुल कौम ये बात जानते हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते, या कम अज कम उसका उस पर अमल नहीं होता। हम तो ये जानते हैं कि हुकूमत किसकी है, या आपको मुझको नहीं पता है, ये क्या बात है? नहीं, तो फिर आपने पोल क्यों करवाया? अगर आपको पता था तो पोल क्यों करवाया आपने? आपको पता था तो क्यों? इसीलिए ना कि मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा था ये शो से पहले कि 3-3 लाख व्यूज मिले हैं मेरे इन 2 पोल्स को, और मैं लोगों को ये जानना, ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि यार तुम लोग जो सारा दिन कहते हो कि वोट को इज्जत दो, तो ये वोट को इज्जत है, और तुम लोग जो सारा दिन कहते हो कि करप्शन नहीं होना चाहिए, तो ये करप्शन नहीं होना चाहिए, तो मलिक रियाज के साथ बैठ के आपका लीडर करता क्या था? अच्छा, मेरा मलिक रियाज के लिए आपने लेटर क्यों लिखा था कि इससे मैं बात जो आपने सवाल पूछा, जो एक सेकंड सर,
एक सर जो आपने सवाल पूछा कि ये मुझे कैसे पता है कि वोट खरीदे गए, तो मुझे फोन पे हमारे सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया था कि सर ये हो रहा है। मैंने कहा होने तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। दूसरी गुजारिश ये है कि देखिए 1000 रिप्लाईज आई हैं एक ट्वीट पे, 1200 आई हैं एक पे, 800 रिप्लाईज आई हैं, 700 रिप्लाईज सॉरी। तो 1200 रिप्लाईज में 70% रिप्लाईज जो थी वो प्रो इमरान थी, क्योंकि वो तो इमरान का सोशल मीडिया पे तो बहुत जोर है। लेकिन जो वोट थे वो सॉरी अचानक 10,000 एक साथ। सॉरी असद के पास जाने से पहले, तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो मुस्तैद रिगिंग की टीम है नून लीग की, उसने तो बड़ी चापकदस्ती के साथ पोल को तो रिग कर दिया, कमेंट्स को नहीं रिग कर पाई। कमाल कह रहे हैं, मतलब ये कि ऊपर एग्जैक्टली नहीं हाँ इसकी वजह ये है कि कमेंट्स नहीं बिकते, वोट्स बिकते हैं। ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये नून के कोई कसूर नहीं है, ये पीटीआई वाले भी करते रहे हैं, ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। असद से पूछ लेते हैं, पीटीआई वाले भी जरा असद के पास जाने दें। मैं आप किसी एक्सपर्ट जरा असद ये बताइएगा कि नंबर 1 इस किस्म के पोल्स की ऑथेंटिसिटी क्या है। गो अहेड सर। देखिए इसमें 4 मेजर पॉइंट्स हैं तलत भाई, इफ आई मे स्टार्ट। देखिए जो द वर्ड है ना सर्वे, वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आपको सैम्पलिंग के इश्यूज होते हैं, जिसमें आपको सैम्पलिंग साइज होता है, रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं आप, किस तरह देख रहे हैं, साइज क्या है, कितना बड़ा, ये सब चीज़ें उसमें करनी पड़ती हैं। तो इसको सर्वे तो आप नहीं कह सकते नंबर 1। उसकी वजह ये भी है कि जो ट्विटर है पाकिस्तान में, उसके अभी तक सबसे थोड़े फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं प्लेटफॉर्म्स में से, मेरा ख्याल है कुछ 4 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो सर्वे तो ये इसलिए भी नहीं कहा जा सकता बिकॉज सर्वे जब तक ऑथेंटिक ना हो, क्रेडिबल ना हो इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग, तो वो उसको आप सर्वे कंसिडर ही नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो बॉट एक्टिविटी है ट्विटर पे सर, वो बहुत ज्यादा है। देखिए 2024 की मैं आपको तलत भाई एग्जांपल दूं, नेवाडा में यूएस में सुपर बॉल जो हो रही थी, उसमें एक इन्वेस्टिगेशन में बताया गया 75% सुपर बॉल की बात कर रहा हूँ, 75% बॉट एक्टिविटी थी, वो जो कि उनके क्लाइंट्स की वेबसाइट पर जा रही थी। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए। मैंने खुद बहुत सारी न्यूज स्टोरीज की हैं जो इंडिपेंडेंट पे बाकी जगहों पे पब्लिश की हैं हमने, कि जो कैसे लोग हैं कैंपेन्स करते हैं अगेंस्ट आसमा शराजी, आपके खिलाफ कैंपेन्स हुई हैं, हामिद मीर के खिलाफ, फरीदा फारूकी का, एनीबडी, आप किसी को भी उठा के देख लें, आपको एक ही चीज नजर आएगी कि बॉट एक्टिविटी बेइंतहा। तीसरा पॉइंट इसमें सर, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स हैं वो एको चैम्बर्स बनाने के लिए डिजाइन होते हैं, वो करते ही ऐसा। मसलन मैं आपका वीलॉग देखता हूं इसलिए बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, आपका कंटेंट बहुत क्रेडिबल होता है, तो वो अब मेरी टाइमलाइन पे आप ही का कंटेंट चल रहा होता है, और उसकी वजह ये है कि वो इको चैम्बर्स बनाते हैं, डिजाइन ही ऐसे हुए होते हैं कि वो इको चैम्बर्स बनाते हैं। तो सिमिलरली सर्विस मैटर नहीं करते। और आखिरी पॉइंट तलत भाई, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स किस जगह पे आ गया है कि हम एक ट्विटर सर्वे की बेसिस पे ये सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन सही हुए थे कि गलत हुए थे। जरा मिस्टर साहब वापस आइएगा इसके ऊपर। अब जो नंबर लोग कोट कर रहे हैं नून लीग की तरफ से, वो कह रहे हैं 54 सिंपल मेजॉरिटी से ऊपर, और जो इमरान खान की कन्विक्शन के ऊपर है वो PMLN 53 है और इमरान खान 54 है। तो वो कह रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी हमारे हक में। नीचे कमेंट्स में क्या क्या मिफ्ता ने क्या कहा, असद ने क्या कहा, तलत ने क्या कहा, इट डज नॉट मैटर। तो आपने तो अपनी पार्टी के लिए मसला खड़ा कर दिया ना। नहीं, मैंने तो कि मेरी बात सुने, 2 गुजारिशात हैं। एक तो ये कि इलेक्शन चोरी हुए थे, मैं इस पे बहुत ज़्यादा अटल है मेरी राय कि ये, और ये मेरी राय नहीं है, ये आपकी भी राय है, कम वक्त कैमरे को बंद करें आप भी ये बोलेंगे, नंबर 1। कमाल बात होगी। आप देखें ये, आप मुझे बता रहे हैं कि आपको भी पता है, आपको भी बिल्कुल बहुत धांधलियां हुई हैं ये और बात। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि नवाज शरीफ की 20 सीटें, आई हैव टू एस्टैब्लिश इट ना, इंपीरिकली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना उसको। हाँ नहीं, मैं आपको एक बताऊं, आज भी इलेक्शन कमीशन पे एक पोलिंग स्टेशन का मैं बता रहा हूं आपको कि सलमान राजा को कहीं से 300 वोट मिले थे एक पोलिंग स्टेशन से, और ओन चौधरी साहब को 97 मिले थे, उसके आगे उन्होंने 6 लिख दिया, लेकिन टोटल पे उन्होंने 3 रहने दिया। तो टोटल जो है वो टोटल वोट जो पड़े, आप दोनों को पकड़ के हाथी को डिफाइन कर रहे हैं। एक पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के ऊपर आपने सारा इलेक्शन पलटा दिया इंपीरिकली। आप इकोनॉमिस्ट हैं, यू डील विद हार्ड डाटा। सर मेरी गुजारिश, और डाटा आपको बता रहे, मुझे बोलने सर मुझे ठीक है मेरी पास नहीं, वी आर नॉट। देखें सर, देखें कुछ मेरी भी इमरान खान से मुखालफत है, शायद आपके भी इख्तलाफ होंगे इमरान खान से, लेकिन मेरी किसी से भी ऐसी मुखालफत नहीं है कि मैं हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दूँ या अपने मौक़िफ़ को या अपने उसूलों को छोड़ दूँ। मैं अपने उसूलों के लिए ना अपनी बीवी को ज्वेलरी चोरी करने की इजाज़त दूँगा,
ना मैं अपनी बेटी को वोट चोरी करने की इजाज़त दूंगा। मेरे उसूल मुझे दोनों चीज़ों की मना करते हैं। मैंने ये दोनों चीज़ें दिखाई हैं इस पोल पे, मेरा ये अपना ख्याल है, लोगों की जो भी मर्जी है। मैंने एक चीज़ ये भी दिखाई है कि पोलराइजेशन इतनी है पाकिस्तान में कि जो PTI का आदमी है उसको लग रहा है कि इमरान खान ने कोई गलती नहीं करी, लेकिन बाकी सारा पाकिस्तान चोर है इमरान के अलावा। लेकिन मलिक रियाज के लिए कोई भी इमरान खान ने मलिक रियाज के साथ मिलकर गलती नहीं करी है। और सिमिलरली जो मुस्लिम लीग का सोशल मीडिया है, न सिर्फ उसने एक मरतबा इलेक्शन चोरी हुए बल्कि ट्विटर पे पोल भी चोरी करके, पोल वोट खरीद के पोल डलवा के वो खुश हो रहे हैं कि हम जीते हुए थे। भाई तुम नहीं जीते हुए थे, तुमको भी पता है। अच्छा, तो मेरी पार्टी जहां तक, अच्छा मेरी पार्टी जो है ना, मेरी बात, हम आपको ये गारंटी कर रहे हैं कि ना हम अपनी बेटी को वोट चोरी करने देंगे, ना अपनी बीवी को ज्वेलरी चोरी करने देंगे। बाकी जिसको वोट दे रहा है हमको दे। आपने अपनी पार्टी के हवाले से जो दावा किया था, आप उसकी भी जरा देख लें, उसकी रीच क्या 10,000 से ऊपर नहीं गया था, ये भी मैं आपको बता दूं। दावे अपनी जगह पे, वो जो आपने ट्वीट किया था ना कि हम इंशाल्लाह ये करेंगे, वो देख लेना उसको, वो देखिए उसको, देख लें। अल्लाह भी देखिए, मेरी बात सुने, हम तो जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हमने पहला कदम उठाया। हम तो दावा ही नहीं कर रहे कि हम बड़ी पार्टी है, हम ये दावा कर रहे हैं कि हम कॉम्पिटेंट है और इंटेग्रिटी है हमारे। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने में ज्वाइन किया। दिलचस्प पोल है क्योंकि हर जमात जो है उसको अपने अंदाज से देख ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी जो है इमरान खान को कह रही है कि सही सज़ा हुई है, और PMLN जो है वो छलांगे मार रही है। वो कह रही है कि 53% लोगों ने कह दिया है कि इलेक्शन सही हुए हैं। मिफ्ता साहब इसरार कर रहे हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। हम आप पर छोड़ते हैं कि आपके ख्याल के मुताबिक इस पोल के नताइज के पस मंज़र में आप क्या फ़ैसला करते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं तैयब अर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं, उनके दौरे के हवाले से। पाकिस्तान में वो इस वक्त मौजूद हैं। हमारी रिपोर्टर सुमेरा खान साहिबा इसको कवर कर रही हैं तमाम दौरे को। बड़ा अहम दौरा है। अहम क्यों है, इस हद तक तो हमें बताया कि तुर्की पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, लेकिन तैयब अर्दोगान हर जगह नहीं जाता, और जब तैयब अर्दोगान कहीं जाता है तो उसका एक स्ट्रेटेजिक मकसद होता है। जो मेहमान है और जो मेज़बान है, इन दोनों ने इसमें से क्या हासिल किया। सुमेरा, ज़रा ये बताइएगा कि बाहमी मुआहदों का मैं देख रहा था, पूरा प्रोफाइल है, तो क्विक फायर ये मुआहदे कितने अहम हैं, और तैयब अर्दोगान अगर ना भी आता तो क्या ये होते, और उनके होते हुए हो रहे हैं तो उसकी अहमियत क्या है। गो अहेड। बहुत शुक्रिया तलत साहब। सबसे पहले तो तादाद बता दें, 24 के करीब ये अग्रीमेंट्स और MOUs दोनों हैं। कुछ लोग इसको 24 मुफाहिमती यादाश्तें यानी MOUs कह रहे हैं, जो कि गलत है। इन 24 जो कि आज साइन हुए दस्तावेजात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब अर्दोगान के माबैन, वो 24 हैं, बट इट कंसिस्ट ऑफ अग्रीमेंट्स और MOUs। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस ये है कि मैं नाम भी बता दूं, मगर एक बहुत लंबी तवील फहरिस्त है, आपका बहुत वक्त लग जाएगा उसमें। मगर इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ है वो है डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस कोऑपरेशन strategic partnership is being considered as icing of the cake of this visit, कि उसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर असेंबली लाइन कायम होने जा रही है, जो इनका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसको कान का नाम दिया गया है। कान की R&D, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो कि तुर्की से बाहर अगर उसकी R&D कहीं पर मौजूद है तो वो पाकिस्तान है। और यहाँ पर अब क्योंकि असेंबली लाइन लग जाएगी तो पाकिस्तान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का एक इंडिजिनस पार्टनर भी बन जाएगा, विच इज अ ह्यूज थिंग ऑब्वियसली, कि रूस, अमेरिका और चीन के बाद स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान के पास उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आ सकती है। ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट है, मगर इसके अलावा $5 बिलियन से बढ़ाने पर तिजारत का जो है वो इत्तेफाक किया गया है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल है और एजुकेशन है। तो ये बहुत सारी ऐसी MOUs हैं। और सबसे बढ़कर द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अग्रीमेंट और MOU के अंदर फर्क ये होता है कि अग्रीमेंट इज रेडी टू गो, जबकि MOU है ऐसी चीज होती है जिसमें मजीद अभी आपको डेलिब्रेशंस चाहिए होती हैं। तो अग्रीमेंट्स हैं और इसके ऊपर मेरा ख्याल है फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू होगा, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। इलाकाई हालात भी आपके सामने हैं। मशरिक़ वुस्ता के अंदर फ़लस्तीनियों को दरबदर करके कभी लेबनान और कभी जॉर्डन और कभी मिस्र भेजने की प्लानिंग हो रही है। यूक्रेन में जंग लगी हुई है। हिंदुस्तान जो है वो भी आपने देखा आजकल उनकी तरफ से भी ज़रा एग्रेशन दिखाया जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इलाकाई जावियों से ये दौरा कितना अहम है?
ये बहुत अहम दौरा है क्योंकि 2020 के बाद रजब तैयब एर्दोगान अब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और उस वक्त भी बहुत अहम मुलाकातें उनकी रही थी। अभी आपने आज पूरा दिन देखा, सदर पाकिस्तान से लेकर सिविल मिलिट्री तमाम तर लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकातें रही हैं और ये बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है कि इसको एक वन पेज जरूर करार दिया जा सकता है। बीइंग ए डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हम ये जरूर असेस कर सकते हैं कि इन मुलाकातों में सिर्फ इन MOUs और एग्रीमेंट्स पर काम नहीं हुआ होगा, बल्कि म्यूचुअली बंद कमरों में बैठकर ये भी डिस्कशन की गई होगी कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन में पाकिस्तान को किस करवट बैठना है। और तुर्की क्योंकि स्ट्रेटेजिक रीजनल एक पाकिस्तान के लिए बहुत की प्लेयर है और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर हमेशा एक मौकफ रहा है तुर्की का, तो मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन पर पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया गया है। यहाँ ये भी वाज़ेह है कि फलस्तीन के लिए उनका बहुत मजबूत मौकफ है, मगर दूसरी जानिब वो इजराइल को भी सिफारती तौर पर रिकग्नाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल में एज अ डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट यकीनन बीच की कोई दरमियानी राह जो है वो निकाली जा रही होगी कि पाकिस्तान अगर कोई फैसला लेता भी है इन द रीजनल कंटेक्स्ट तो वो ऐसा फैसला ले जिसमें उसको कोई नुकसान ना हो, मगर फलस्तीनियों का जो हक खुद इरादियत है या उनकी जो रीसेटलमेंट की बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन करार दिया गया है आज सोर्सेज के मुताबिक तमाम तर बातचीत में। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात की, हम हर लेवल पर एंगेज हैं। अगर आप सऊदी अरब की टॉप लेवल क़यादत से मुलाकातें देखें तो एक तवील फहरिस्त है। UAE की टॉप लेवल क़यादत के साथ मुलाकातें मौजूद हैं, कतरीज के साथ मुलाकातें मौजूद हैं, ईरानियंस के साथ हाई लेवल विजिट्स हो चुके हैं हर लेवल के ऊपर, और अब टर्किश विजिट जो है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इमरान खान की जमात की तरफ से जो बम्बार्डमेंट होती है उसकी जद में है और इमरान खान की जमात ये बावर करवाना चाहती है सारी दुनिया को कि ये हुकूमत इनके साथ हम इंगेज नहीं करें। इसकी अहमियत सियासी भी तो होगी कि जब एर्दोगान आके इंडोर्स करते हैं इस हुकूमत को तो इससे सियासी फ़ायदा भी तो उठाएंगे ये कि नहीं? देखिए, सियासी फायदा उसे एक पार्टी का तहरीक इंसाफ का, अगर आप मैं नाम ले लेती हूँ, तहरीक इंसाफ अगर उसका सियासी फायदा उठाना चाहेगी तो वो जरूर चाहेंगे क्योंकि इन दिनों उनकी हर एक डेवलपमेंट पर नजर है। मगर द बैड न्यूज है कि ऑलरेडी जिन रिचर्ड ग्रेनेल का बहुत तस्करा रहा वो अपनी ट्वीट्स डिलीट करके चले गए हैं, उनके पास अभी तक कोई ओहदा नहीं आया। स्टेट डिपार्टमेंट और अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें, तुर्की तो खैर साथ ही इन लाइन है पाकिस्तान के, मगर जब इतने बड़े मुल्क की तरफ से अभी तक इस इशू के ऊपर कोई इंडोर्समेंट नहीं आई और उसी वक्त में अमेरिका के साथ भी तुर्की के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, तो यकीनन ये बात यहाँ पर सरफे नजर नहीं हो सकती कि तुर्की का हाई लेवल विजिट इस वक्त पाकिस्तान में। और यहाँ ये भी बताती चलूं कि JF-17 थंडर्स के साथ F-16 ने उनको सलामी रात को दी और उन्हें एस्कॉर्ट करके लेके आए। तो ये चीजें सिंबॉलिकली बहुत बड़ा पैगाम देती है क्योंकि आप खुद रिपोर्टिंग करते रहे, आप इस पैगाम को पढ़ने की बहुत ज्यादा अहलियत रखते हैं कि क्या पैगाम दिया गया है चीन और अमेरिकी दोनों साख्ता तैयारों के साथ। दूसरी बात आपको डिफेंस कॉपरेशन बता दूं कि तुर्की को अपना डिफेंस कॉपरेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अजीज है। इस वक्त भी एक डिफेंस एक्सरसाइज चल रही है, तो अगर इन ताल्लुकात को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकली वो इसको ज्यादा कैश ऑन कर सकते हैं क्योंकि तुर्की ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके साथ हमारा बायलैटरल कॉन्टैक्ट बहुत एस्टैब्लिश्ड है। प्लस आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जो वहां पे सहाफी मौजूद थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी वहां बातचीत करते हुए कहा कि मुझे कोई खत मिला नहीं है और अगर मिला भी तो वो वजीर आजम को जाएगा, विच इज अगेन एन एंडोर्समेंट कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिकल सेटअप के साथ ये कह के जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। तो दिस इज ऑल आई हैव इन द बास्केट आज के बड़ी दिस इज अ लॉट इन अ बास्केट। हम देखेंगे कि कंक्लूजन के ऊपर क्या होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।